अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी OET। OET जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी कहते हैं। आपको पता है कि फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स देने के लिए जब हमने इंग्लिश टेस्ट की अपनी प्रोफिशिएंसी को प्रूव करना होता है तो हमें ये टेस्ट देना होता है एंड इट इज़ अ वेरी ईजी टेस्ट। एंड जब मैंने ये टेस्ट दिया था देने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुने थे कि लोगों का फेल भी हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब आप ये सुनते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट और मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी ये मुश्किल लगता है मैं आपको उसके लिए उतना ही ये आपके लिए आसान करूँ। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट OET। आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में कितने पार्ट्स के कितने सब पार्ट्स होते हैं, उनके कितने क्वेश्चन होते हैं, इसकी क्या इवन की प्राइस होती है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में क्या प्राइस है, फिर आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते होते हो। और फिर इसकी आपको तैयारी के लिए नॉर्मली कितना टाइम चाहिए होता है और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने रिसेंटली मतलब एक हफ्ते पहले मेरा एग्ज़ाम था और अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड इट एंड जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें यूज़ की थी वो मैं यहाँ पे आई एम रेडी टू शेयर बिकॉज आई वांट टू मेक इट ईजी फॉर एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये 4 सब टेस्ट इसमें होते हैं। लिसनिंग होता है आपके पास, नंबर 1 लिसनिंग होता है, सबसे पहले होता भी लिसनिंग है। लिसनिंग के बाद नंबर 2 आपका होता है रीडिंग, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो होता है नंबर 3 राइटिंग, और राइटिंग के बाद बिल्कुल लास्ट में जो होता है ना वो होता है स्पीकिंग, ठीक है। सो इन सारी वीडियो बनाने के बाद एक एंड पे मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम डे होता है उसमें आपने किस तरीके से क्या क्या होता है, और अगर आपको उसका एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि उस दिन क्या क्या होता है तो आई विल ऑल्सो डेफिनेटली टेल यू। सो अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल लिसनिंग की हम पहले बात करते हैं। लिसनिंग के अंदर ना आपके पास ऐसा होता है कि एक ऑडियो आपको सुनाई जाती है। ऑडियो सुनने के दौरान आपने सवाल को आंसर करना होता है एंड बिलीव यू मी इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए के। इसमें पार्ट ए में आपके 2 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट होता है और दूसरा एक्सट्रैक्ट होता है। OET जो है वो हम क्यों कहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए अच्छा होता है या डॉक्टर्स के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो एक्सट्रैक्ट आप सुनोगे ना वो पेशेंट डॉक्टर कंसल्टेशन होती है या डॉक्टर कंसल्टेशन होती है किसी ट्रेनी की, रजिस्ट्रार से, मतलब इस तरीके से ऐसी कंसल्टेशन होती है जो कि आपसे हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये नर्सेस को भी हेल्प कर सकती है, जो फार्मासिस्ट होते हैं या फिर जो डाइटिस्ट होते हैं उनको भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सबकी सेम ही होती है, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट भी मोर ओवर सेम ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबका प्रोफेशन मेडिसिन से रिलेटेड है ना। तो 2 आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं और 2 एक्सट्रैक्ट के में ये होता है कि 12 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, दोनों में 12 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। इन दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में से आपने 24 लेने होते हैं और 24 में से 24 लेना बहुत ईजी है, बिलीव यू मी इट्स वेरी ईजी। सिर्फ ये होता है कि लिसनिंग और रीडिंग में आपकी फुल कंसंट्रेशन यहीं पे होनी चाहिए, आपको कोई दुनिया की और सोचनी, आपने ये सोचना है एंड बिलीव यू मी आप ये 24 में से 24 ले सकते हो। तो ए में इस तरह से होता है। पार्ट बी में ये होता है कि इसी तरीके से आप ना 6 डिफरेंट कॉन्वर्सेशन सुनते हो, 6 कॉन्वर्सेशन होती हैं, ठीक है। अगैन इसमें तो क्या होता है ना कि आपके पास एक कॉन्वर्सेशन हुई, ठीक है, फिर ब्रेक मिला तो आपने वो 12 सवाल पूरे किए, आपको 1 मिनट भी मिलता है उसको रीचेक करने के लिए, और फिर उसके बाद अगली शुरू होती है, वो वाला सवाल को आप करते हो। यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्वर्सेशन हुई, एक MCQ आया सामने, फिर अगली कॉन्वर्सेशन हुई, उसका MCQ आया सामने, तो इस तरीके से चलता है, ठीक है, ब्रेक्स में ये चलता होता है। 6 कॉन्वर्सेशन होती है और ऑब्वियसली 6 क्वेश्चन होते हैं और आपने उन्हीं को सॉल्व करना होता है। और फिर सी में ये होता है कि आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, 2 बड़े बड़े एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और 2 बड़े बड़े एक्सट्रैक्ट्स में से आपके पास ऐसा होता है कि पहले एक्सट्रैक्ट में से 6 सवाल और दूसरे एक्सट्रैक्ट्स में से भी 6 सवाल। तो अगैन यहाँ पे 6 क्वेश्चन होते हैं। एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको सुनते सुनते ही वो सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगैन अगर आप कंसंट्रेशन से सॉल्व करोगे तो वो हो सकता है। दूसरा ये भी मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन ये होता है कि ये एक्सट्रैक्ट शुरू होने से पहले आपको 1 मिनट होता है। आप जब पेज पलटते हो ना तो आपके पास वो 1 मिनट ज़रूर होता है कि जिसमें आप सारे क्वेश्चन को सुपरफिशियली देख सकते हो। उस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो हाईलाइट करो, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा जब आप सुनोगे। तो ये आपके पास हो गया, तो आपके पास 24 और 12, तो ये आपके जो टोटल इसमें से बन जाते हैं ये 42 बनते हैं, और 42 में से आपको 30 लेना जो होता है वो मतलब पासिंग होता है। 30 अगर आप ले लोगे तो वो आपके लिए पासिंग होगा। ओके, अब हम रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग में क्या होता है कि अगेन इसमें पार्ट ए में आपके पास 4 टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। 1 होता है, उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी और डी होते हैं, ठीक है, ABCD। तो ये 4 टेक्स्ट होते हैं और इसमें से 20 सवाल होते हैं, और ये भी बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि देखो अब कॉम्प्रहेंशन ही है ना जो हम बचपन से करते आए हैं, इन्हीं टेक्स्ट में से आपने पढ़ना है और उसी के अंदर आंसर है। तो 20 सवाल है, ईजी होते हैं, कोई इसको 20 में से 20 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद जो पार्ट बी में क्या होता है कि इसी तरीके के 6 जो होता है ना वो यहाँ पे टेक्स्ट होते हैं, और इसमें ऐसा होता है कि एक टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट के नीचे उसके MCQs हैं, और MCQs में आपके पास कोई 3 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक आपका आंसर होता है।
तो इसमें भी आपके पास केवल 6 क्वेश्चंस होते हैं। सी पार्ट अगेन थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे होता है। अब ए पार्ट में ये चैलेंज होता है कि वहाँ पे मैंने बताया था ना कि ऑडियो चलती रहती है और आपके सवाल होते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आपका जो ए पार्ट होता है वो 15 मिनट का होता है, ठीक है। 15 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि 15 मिनट और आपने 20 सवाल करने हैं, लेकिन वो होते बहुत आसान है। और जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी उसमें तो आप मेरे ख्याल से 2-3 मिनट पहले ही सॉल्व करके बैठ जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि जो बी और सी है ये कंबाइंड आपके 45 मिनट्स के होते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना आपको मुश्किल लगता है क्योंकि सी लंबे लंबे टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। 2 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक ये लंबा सा टेक्स्ट होगा और एक ये लंबा सा टेक्स्ट होगा, और इन दोनों में से 8 सवाल होते हैं। अगेन ये भी आपका 42 बन जाता है और इसमें से आपने 30 लेने होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से 20 लेना ना, तो उसके बाद यहाँ से अगर आप यहाँ से कुछ ले लोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके 4 ठीक हो गए या इधर से आपके जो 6 ठीक हो गए, तो मतलब आपके 30 तो आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे मार्जिन होता है इस तरीके से कि अगर आप पहले में 20 ले लोगे जो कि आसान होते हैं बहुत 20 लेना, तो आगे आप कम भी लोगे ना या नहीं ले पाते पूरे, तो 30 आपके आराम से पूरे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बी और सी इतने मुश्किल नहीं है जितने लोग कहते हैं, ये आराम से हो सकते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं राइटिंग पे। अब राइटिंग में भी यही होता है कि आपके पास ना एक लेटर होता है पूरा, ठीक है। मतलब आपके पास केस नोट्स होते हैं। केस नोट्स आपने देखने होते हैं। हर आपके प्रोफेशन स्पेसिफिक होंगे। नर्स है तो नर्स के केस नोट्स होंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर के होंगे, फार्मासिस्ट है तो उसके होंगे, डाइटिशियन है तो उसके होंगे, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, जो भी आपके पास अब तो डिफरेंट फील्ड्स वहाँ पे जा रही हैं, OET देते हैं, तो उन सब के रेलिवेंट केस नोट्स होते हैं। अब केस नोट्स में से आपने एक लेटर डिज़ाइन करना होता है। लेटर का टेम्पलेट क्या होता है, कैसा होता है, डिफरेंट लेटर्स के क्या पैटर्न है, आई विल टेल एवरीथिंग। If you want to know, just comment in this below, in the comment section below. I will give you everything. So राइटिंग के बारे में बता रही थी कि इसमें अच्छा ये करने के लिए भी आपके पास क्या होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं। अब ये मुझे जो है ना वो थोड़ा सा कम टाइम लगता है क्योंकि केस नोट्स जो हैं उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके पास पहले 5 मिनट होते हैं जिसमें आपने सिर्फ उसको केस नोट को देखना होता है, आप उस पर कुछ लिख नहीं सकते। अगले 40 मिनट्स में आप उसमें लिख भी सकते हो, अपने रेफरेंस नोट्स भी बना सकते हो उसके ऊपर, और फिर आप उसको अपने लेटर लिखना भी होता है। तो मैं आपको टेम्पलेट लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप टेम्पलेट लिख के फ़ौरन से फारिग हो जाओ और उसके बाद अपने पर्पस की तरह चलो कि पर्पस आपने कैसे लिखना है। वो तो मैं आपको सारा एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन खैर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि आपने रेलिवेंट केस नोट सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, रेफरल लेटर जो होता है वो लेटर ऐसा होता है कि जो पेशेंट का जीपी होता है ना, जीपी होता है जिसको उसके बारे में सब पता होता है, उसने उसको रेफर करना होता है किसी स्पेशलिस्ट को, क्योंकि आप किसी वजह से ही रेफर करोगे ना। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि उसको घुटनों का मसला है, अब उसका जीपी है, उसको पता है कि इसकी एज ओल्ड है, इसका वेट ज़्यादा है, तो उसको घुटनों का मसला है, लेकिन वो खुद इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो उसको किसी ऐसे बंदे को करेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी रूमेटोलॉजिस्ट को करेगा जो कि उसके घुटनों को देखेगा, या किसी मतलब सर्जन को करेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी सर्जरी की जरूरत है। तो वो जो रेफरल होता है ना, उसमें आपने ये देखना होता है कि मैं जिसको भेज रहा हूँ उसको पेशेंट के बारे में कितना पता है और कितना पता होना चाहिए। वो पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेशलिस्ट को भेज रही हूँ, मैं तो किसी स्पेशलिस्ट को मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये पेशेंट यहाँ रहता है, इसकी जो है ना वो फॉर एग्जांपल इसकी रहाइश कहाँ पे थी, या उसको फ़लाने साल पहले, इतने साल पहले उसको फ्लू हुआ था, इतने साल पहले उसको जो है वो टीबी हो गया था, या इतने साल पहले कुछ हुआ था। जो इररेलेवेंट केस नोट होता है ना, अब हम नहीं इंक्लूड करने। हाँ, अगर आपको ये बताया जाएगा कि उसकी कोई फॉल की हिस्ट्री है, या आपको ये बताया जाएगा कि वो किसी वजह से एनसेड्स ले रहा था, या कोई भी ऐसी रेलिवेंट रिस्क फैक्टर की हिस्ट्री की, वो आपने उसमें मैंशन करनी है। OET वाले सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी मेडिकल नॉलेज के मुताबिक आपको ये कितना पता होता है कि मुझे रेलिवेंट केस नोट्स डालने हैं और इररेलेवेंट केस नोट्स नहीं डालने। और बाकी थोड़ी बहुत आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आपका लेटर समझ आना चाहिए। अगर आपका लेटर सेंस बना रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप पास हो, आप आराम से बी ले सकते हो। ये नर्स जो है वो C+ ले सकते हैं, नर्स भी बी ले सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं आपको जो बाकी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो लेटर से वीडियो में बताऊंगी, बट राइटिंग के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये था। और अब हम आ जाते हैं स्पीकिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग स्पीकिंग में भी परेशान होते हैं। अब स्पीकिंग में ये किया जाता है कि आपके पास 2 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको जो है वो 5 मिनट दिए जाते हैं, कार्ड को 3 मिनट दिए जाते हैं कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए। उस 3 मिनट में अगेन आपने ये देखना है कि वो जो पेशेंट है, मुझे उसका पेशेंट का पता है या वो मेरा नया पेशेंट है। अगर आपको कार्ड की इंट्रोडक्शन में या कार्ड की सेटिंग, अच्छा सबसे पहले हमने कार्ड की सेटिंग देखनी होती है। ये नॉर्मल सर्जिकल सेटिंग है, या कोई आपके पास क्लिनिक है, या आपके पास इमरजेंसी सेटिंग है, या बैड न्यूज़ ब्रेक कर रहे हो, ये आपको इस तरीके से अंदाज़ा होता है। जो ऊपर एक सेट लिखा होता है, मैं आपको अभी सारा कुछ दिखाती हूँ, उससे आपने अंदाज़ा करना होता है कि सेटिंग किस तरह की है, और उस तरीके से आपने अपनी वॉइस की टोन को जो है ना वो देखना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि आपने ये देखना है कि ये जो पेशेंट है, अगर फॉर एग्जांपल उस केस नोट्स में लिखा हुआ है कि वो पेशेंट जो है यू कंडक्टेड सम टेस्ट एंड नाउ द पेशेंट हैज़ कम टू गेट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो अच्छा, वो वीडियो बीच में रुक गई थी। अच्छा, अब मैंने आपको बता रही थी कि आपने ये देखना होता है कि पेशेंट जो है वो मेरा नोन है या नहीं नोन। अगर फॉर एग्जांपल सेटिंग में कुछ ऐसा लिखा है कि उसका ये टेस्ट हुए थे, अब वो आपके पास आया है कि उसके पास उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या है, या फिर आपको किसी
किसी प्रीवियस विजिट का जिक्र कर देते हैं कि पेशेंट पहले भी आया था, उसको यही हुआ था, अब वो इस वजह से आया, इसका मतलब है कि आप पेशेंट को जानते हो। उसमें आपका इंट्रोडक्शन डिफरेंट होगा, अगर आप नहीं जानते हो तो आपका इंट्रोडक्शन डिफरेंट होगा। मैं आपको उसमें बाकायदा जब मैं स्पीकिंग के लिए बनाऊंगी वीडियो तो उसमें बताऊंगी, बट यहाँ मैं आपको नॉन केस के लिए बता देती हूँ। जैसे कि आपने ये बोलना होगा, फॉर एग्जाम्पल, हाई इट्स मिस्टर जॉन, इजंट इट? Right, nice to meet you, John. Just to remind you, my name is Dr. Ali. I remember you came yesterday for your test and they were conducted and you are here for your test results, right? तो यानी कि आपने एक्नॉलेज किया है कि मुझे पता है कि आप पहले भी आए थे। नॉन केस और अननोन केस में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तो अननोन केस है तो ऑब्वियसली आपने जो अपने, मैं आपको सादा से इंट्रोडक्शन भी बता देती हूँ, आपने इस तरह से बोलना होता है, Hi, good afternoon. My name is Dr. Ali. I'm the working physician here at the Suburban Clinic. May I confirm your name and age, please? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर मैं आपको बहुत सारे स्पीकिंग फ्रेजेस बताऊंगी। तो इस तरीके से फिर आपने डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मिनट्स में जब आपकी जो होती है ना, आपने ये देखना होता है 3 मिनट में सबसे पहले कि नंबर 1 आपकी सेटिंग क्या है, नंबर 2 पेशेंट नोन है या अननोन है, नंबर 3 आपने टास्क देखने होते हैं। आपने जो भी टास्क होगा ना, आपने उसको हाईलाइट कर लेना। मैं आपको टास्क बताऊंगी, डिफरेंट टास्क होते हैं जैसे एक्सप्लोर, एडवाइस, रीअश्योर, एक्सप्लेन। तो उन हर टास्क के लिए ना आपको अपने OET से पहले जो है ना वो आपने फ्रेजेस याद करके जाने हैं। मैं आपको फ्रेजेस बताऊंगी भी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, नो नीड टू वरी, बट मैं आपको वैसे जनरली बता रही हूँ कि यू नीड टू नो द फ्रेजेस दैट यू हैव टू यूज़ फॉर दोज टास्क, ठीक है। अगर किसी की इंग्लिश कोई अच्छी नहीं भी ना है, कोई मसला नहीं है, ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक इस प्रोफेशन में आ चुके होते हो, हमने इतना सिलेबस इंग्लिश में पढ़ चुके होते हैं, तो हमें इंग्लिश समझ तो आती है, बस हमें बोलने में थोड़ा इशू होता है। तो वो अगर आप 10 to 15 डेज़ में इसकी प्रिपरेशन करोगे, अगर आपको ज़्यादा भी टाइम चाहिए, आप 1 महीना भी कर सकते हो, दैट इज़ इनफ। आप आराम से ये टेस्ट दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई थी, इसमें 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, मतलब 2 कार्ड्स होते हैं। एक आप दोगे, 3 मिनट का आपका प्रिपरेशन टाइम है, उसके बाद आप 5 मिनट का कार्ड होगा, फिर थोड़ी सी ब्रेक होगी, थोड़ी सी इतनी ब्रेक नहीं होती खास, क्योंकि वो जो ऑडियो चल रही होती है ना, वो एक ही दफ़ा ऑडियो होती है। एक दफ़ा आपका ऑडियो चेक करते हैं, उसके बाद ऑडियो शुरू करते हैं। उस ऑडियो के दरमियान जब एक दफ़ा शुरू हो जाएंगे ना, उससे पहले आप इंटरलॉकेटर से कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आप ये पूछ सकते हो कि आप मुझे अपना नाम बता दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको नाम का बताना चाहिए ना, अगर आपके पास नॉन केस है तो आप पूछ सकते हो इंटरलॉकेटर से कि अच्छा इसका नाम क्या होगा, तो आप, ताकि आप इसको स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला है कि हाई इट्स मिस्टर जॉन, इजंट इट? तो ये आप उस जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले पूछ सकते हैं। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर नहीं आपने कुछ पूछना, क्योंकि जब आपका जो ऑडियो होते हैं, ऑडियो के दरमियान रिकॉर्डिंग में ब्रेक नहीं होता, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें मैं दरमियान में कुछ बोल नहीं सकती थी। इन दोनों में भी आपने जो है वो, मतलब आपके स्कोर जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका पासिंग क्या है, 350 आउट ऑफ 500, ठीक है। इसमें भी होता है 350 आउट ऑफ 500। ये डॉक्टर्स के लिए, मेरे ख्याल से नर्सेस के लिए थोड़ा सा कम है, 350 आउट ऑफ 500, और यहाँ पे भी 350 आउट ऑफ 500 आपने लेने होते हैं। और ये जो है वो मार्क्स देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको एंड पे एक सैम्पल दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैं इंडिविजुअल इस पे वीडियोस बनाऊंगी। अगर किसी को इसके अलावा इसकी किसी स्पेसिफिकली किसी सब टेस्ट में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। आई विल मेक एवरी वीडियो दैट यू गाइज वांट। ओके, तो है यू कैन सी, ये आपका जो है वो रीडिंग पार्ट ए है। इसमें आपको मैंने बताया था 4 टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट ए है, टेक्स्ट बी है। देखो इस तरीके से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल से। आपने पेंसिल से लिखना होता है, आपको पेंसिल दी भी जाती होती है, तो आपने इस तरीके से करना होता है, आप हाईलाइट कर सकते हो। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। वो मैं आपको जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। टेक्स्ट ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पूरा का पूरा टेक्स्ट सी है। यूजुअली जो ये ग्राफ्स होते हैं ना, या इस तरह से उन्होंने चार्ट बनाए होते हैं, उनको आप सुपरफिशियली पढ़ लिया करो। ये नहीं है कि हमको पूरा पूरा पढ़ो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेडिकेशन की डोजेस लिखी हुई है, उनके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो अगर कोई भी सवाल मेडिकेशन की डोजेस का होगा या साइड इफेक्ट होगा तो मैं इस टेक्स्ट में आ जाऊँगा, ठीक है। आप टेक्स्ट को वापस आके रेफर कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद ये आपका टेक्स्ट ही है, ये 4 टेक्स्ट होते हैं, और 4 टेक्स्ट के बाद में इस तरीके से सवाल होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सवाल है, ये सवाल ये होते हैं कि आपके पास ये जो बात है, ये इनमें से कौन से टेक्स्ट में हुई थी। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि ये सवाल आप सबसे एंड पे करो, क्योंकि जब आप ये वाले सवाल दे चुके होते हैं ना, तो आपको इनका आंसर देना इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल होते हैं, ये आपके पास कोई कितने 6 होते हैं, और बाकी जो है वो ये होते हैं, और ये आपके पास जो है ना वो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से मेरे 90 में से 20 आए थे, जो मेरा मॉक अपने खुद किया था। ये मैंने मॉक खुद प्रिंट कराया था, कोई आपको जो है ना वो टू बी ऑनेस्ट किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये आपका टेक्स्ट भी है, मतलब आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में आप देखो कि एक टेक्स्ट है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, और ये उसका MCQ है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है, ये उसका MCQ है, ये टेक्स्ट है, ये उसका MCQ है, और इसी तरीके से 6 टेक्स्ट होते हैं, और उसी के ऊपर या नीचे उसके MCQs होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी आ गया रीडिंग का। अभी उसके बाद होता है पार्ट सी। मैंने आपको बताया था पार्ट ए में 15 मिनट है, पार्ट बी और सी में इकट्ठे आपके पास 45 मिनट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो ये पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट है। मैं ये भी करती थी कि मैं जो है ना इस तरह से आपने हाईलाइट तो कर लिया टेक्स्ट को पढ़ते वक्त, ठीक है। इसकी जो भी ट्रिक होती है मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं ये करती थी कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना पीछे, फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले पैराग्राफ में ही इसका आंसर होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट बात होती थी, जो भी होती थी बात, उसको मैं जाना यहाँ पर लिख देती थी,
और फिर मैं इसको पढ़ती थी, ताकि अब मेरा फोकस सिर्फ उस बात पे होगा। उसके बाद क्योंकि हम पेंसिल से लिखते थे, मैं पेंसिल से इरेज कर देती थी, बिकॉज लिखा नहीं होना चाहिए कुछ भी। हाँ, आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये और ये होता है कि सवाल पैराग्राफ वाइज होते हैं। तो ये आपका पार्ट सी इस तरीके से होता है, ठीक है, एज यू कैन सी। उसके बाद ये आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं इस टेक्स्ट में से, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया रीडिंग। इस तरीके से ये दूसरा टेक्स्ट था, ठीक है, और ये दूसरे टेक्स्ट के जो है वो सवाल थे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसके आंसर्स हैं। ओके, अब ये होता है लिसनिंग का पार्ट। लिसनिंग में आपके पास इसी तरीके से एक पूरा टेक्स्ट ऑडियो चल रही होगी, और ऑडियो के बाद आपके पास ये सारे सवाल होते हैं। ये आपके 12 सवाल होते हैं। आप कह सकते हो कि ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, और आपने बोलते बोलते जब वो बोल रहा होता है तो ही आपने सॉल्व करने होता है, और बहुत क्लियर ऑडियो होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये हो गया। उसके बाद ये होता है, तो ये 2 आपके एक्सट्रैक्ट हो गए। उसके बाद जब देखोगे ये पार्ट बी है। पार्ट बी में आपके पास क्या होता है कि ये जो MCQ होता है ना, आपको ऑडियो चल रही होगी और ये उसमें से सवाल होगा। आपने ये फोकस करना है कि मैंने नर्स की बात पे गौर करना है या मैंने डॉक्टर की बात पे गौर करना है, ये यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। और फिर आपने उसी तरीके से MCQ सॉल्व करना है। तो 6 आपके इस तरीके के ऑडियोज़ होंगे, और उन्हीं की 6 ऑडियोज़ के आपके MCQs होंगे। पार्ट सी में क्या होगा कि आपके पास पीछे एक ऑडियो चल रहा होगा, और उस ऑडियो के चलते चलते आपने उसको ये सवाल, अच्छा ये होता है पार्ट सी से पहले आपके 1 या 2 मिनट होते हैं, तो उसमें ना आपने ये सवाल पढ़ लेने हैं। आपने MCQs नहीं, ऑप्शन नहीं देखने, आपने सवाल पढ़ लेने हैं। सवाल पढ़ने के बाद जब ऑडियो चल रही होगी तो फिर आपने जो है वो ऑप्शंस देखने और फिर आपने सॉल्व करना होता है। ये आपकी थोड़ा माइंड गेम होता है, क्योंकि आपने सुनना भी होता है और समझना भी होता है और आपने सॉल्व भी करना होता है, लेकिन कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ये आपका पार्ट सी हो गया। इस तरह से इसमें 6 सवाल होते हैं एक टेक्स्ट के, फिर आप मतलब एक ऑडियो के, और फिर आप एक ऑडियो सुनते हो और उसके जो है वो 6 सवाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका होता है राइटिंग, ठीक है। इसी तरीके के जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह का पूरा केस नोट होता है। ये आपका एक केस नोट है, ठीक है। ये केस नोट होता है पूरा का पूरा। यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री है, ये उसके सारे लिखे होते हैं कि इस दिन को वो आया था तो क्या हुआ था, इस दिन को आया था तो क्या हुआ था। और उसी के बाद यहाँ पे एंड पे आपका लिखा होता है राइटिंग टास्क, और ये आपका लिखा होता है कि आपने किसको लिखना होता है, और ये आपके सारे होते हैं जिससे आपने टेम्पलेट बनाना होता है। तो इसी तरीके का आपका होता है। मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपके एग्जाम डे पे होते हैं। तो ये केस नोट्स होते हैं, इससे आपने लेटर लिखना होता है, वो मैं आपको लेटर वीडियो में दिखाऊंगी। और इस तरह से होता है ना, ये आपके पास वो पेजेस होते हैं जिसमें आपने लेटर लिखना होता है, ठीक है। ये मैंने आपके पास सामने एक लेटर लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके के पेजेस होते हैं जिसमें आपने लेटर लिखना होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक राइटिंग पेज है, लाइन वाला पेज है, वो जो नेक्स्ट लेटर कंटिन्यू करना होता है ना, वो इस ब्लैंक पेज पे कर देते हैं। ब्लैंक पेज पे आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ राइटिंग पेज पे ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह का ये आपका पेज होता है जिसपे आपने लेटर लिखना होता है। अच्छा, ये आपका स्पीकिंग कार्ड होता है, ठीक है। ये जो है वो डॉक्टर के पास होगा, और एक होता है जो पेशेंट के पास होता है। जो पेशेंट के पास होता है ना, वो आपके पास आपके इंटरलॉकेटर के पास होगा, ये आपके पास होता है। तो ये मैं दिखा रही थी, आपके पास यही होता है, और आपने ये सेटिंग पढ़नी होती है, ठीक है। आपने देखना होता है कि पेशेंट नोन है, अननोन है, और ये वाले जो टास्क है ना, आस्क, ठीक है, डिस्कस, परसुएड, इनको आपने हाईलाइट करना है और आपने इन्हीं पे फोकस करना है। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क, क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब मैंने 2 सवाल पूछना है, तो एक मैं इसको करूँगी कि मैंने क्वेश्चन अबाउट डिमेंशिया पूछने हैं, और मैंने इससे पूछना होता है कि पेशेंट को पता है कि अल्जाइमर के डिजीज़ क्या होता है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो टास्क को हाईलाइट करना होता है। आपने उनको आप कह सकते हो कि उसको समराइज़ करना है, ताकि आपको पता हो कि वो 5 मिनट में जो मैंने बोला वो कैसे मैंने बोलना है, आगे पीछे कैसे बोलना होता है, कैसे अपनी स्पीकिंग को डेकोरेट करना है, ताकि वो ऑडियो बहुत अच्छी से आपके पास एग्जामिनर के पास जाए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी।